हाँ, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल बच्चों। अरे यार, हाँ, न्यूक्लियस। हेडिंग डालिए बेटा जी आप, न्यूक्लियस। तो कल जो अपन ने सीलिया फ्लेजिला की बात की थी, क्या चाहता है? ट्राई अगेन, ठीक है, बाद में ट्राई करेंगे। हट जा रे, हैंग हो गया। हीट मारनी पड़ेगी। कोकरोच है। आओ नेक्स्ट बेटा जी, हेडिंग डाल दियो, न्यूक्लियस। तो कल अपन एक सीलिया फ्लेजिला के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बच्चों स्ट्रक्चर देख लियो, कई बार डिफरेंस और वो पूछ लिया जाता है उसमें से। तो हमने कहा था कि एक्सटर्नली तो डिफर थे, बट इंटरनली जो स्ट्रक्चर थी वो 100% सेम थी। यूकैरियोट की बात कर रहा था मैं। हाँ, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का फ्लेजिला वो स्ट्रक्चर में क्या था, डिफर था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट में बता रहे थे कि एक्सटर्नल डिफरेंस में तो ध्यान रख लेना, सीलिया नंबर में ज्यादा थे, साइज में स्मॉल होते हैं। मूवमेंट बेटा जी इंपॉर्टेंट थी, सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड में बताया था आपको, एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और लाइक मूवमेंट, नाव के वो चप्पू की तरह एक साथ मूव करते हैं। और पेंडुलम लाइक मूवमेंट होता है, घड़ी का जो पेंडुलम है उस जैसे मूवमेंट शो करेंगे। और उधर फ्लेजिला बेटा जी कैसा करेगा, इंडिपेंडेंट। अगर दो फ्लेजिला है, दोनों आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक अलग चलेगा और दूसरा अलग चलेगा। दैट्स कॉल्ड अंडुलेटिंग मूवमेंट और वेवी मूवमेंट। जैसे थ्रेड में धाराएं आती है वैसे तरंग जैसी मूवमेंट शो करेगा फ्लेजिला। उसके अलावा बच्चों अपन ने बोला फंक्शन सीलिया का लोकोमोशन तो होता ही है, उसमें वो फ्लूइड का मूवमेंट भी आपको बता दिया था, अटैचमेंट में भी काम आ सकता है। देन सेंसेशन एक वर्ड आपने यूज किया था कि सीलिया के पास दिमाग होता है, उसको पता है कि कौन उसके काम का है और कौन उसके यूजलेस है। तो यूजफुल है उसको तो अंदर ले लेगा, टॉक्सिक होगा तो उससे दूर चला जाएगा। ये आ गया था बच्चों। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बता रहे थे तीन पार्ट थे, बेसल ग्रेन्यूल आया था, देन हमने बताया था वो साफ्ट था, और बेसल ग्रेन्यूल से जो साफ्ट थे वो किसके बने थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बताया था। उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब आपने लिया, पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपने एक्सोनीम कहा था, और सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग थी बेटा जी वो शीथ कहलाती है। तो उस शीथ के अलावा जो पोर्शन था वो एक्सोनीम। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब अपन ने देखा तो वो बाहर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 2 की फॉर्म में थे तो डबलेट कहलाए, सेंटर में 2 थे, दोनों अलग अलग थे तो सिंगलेट बोला। उनके चारों तरफ सेंट्रल शीथ थी और 2 सेंट्रल के बीच ब्रिज आ गया था। ए और बी वाला कनेक्शन ए बी लिंकर आ गया था। देन सबसे इंपॉर्टेंट था ए से जुड़ी हुई वो 2 आर्म्स, डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन एटीपीएज एंजाइम रखती है, एटीपी को तोड़कर क्या रिलीज करवाएगी, एनर्जी। उसी एनर्जी से सीलिया और फ्लेजिला मूव करते हैं। यही काम मसल्स में कौन कर रहा था, मायोसिन। तो बेटा जी डाइनिन को हमने किसके इक्वल माना था, मायोसिन के। वो क्वेश्चन पूछा हुआ आप देखोगे एग्जाम वाली एक्सरसाइज में। देन अपन ने बोला स्ट्रक्चर के बाद बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स का ओरिजिन होता है, और बेसल बॉडी का खुद का ओरिजिन सेंट्रियोल से होता है। तो बेसल बॉडी का अगर ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो 9+0 अरेंजमेंट आएगा लाइक सेंट्रियोल। क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन थे बच्चों। माइक्रो बॉडी में 2 नाम लिखाए थे, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम। पैरोक्सिसोम प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है उसमें। पैरोक्सीडेज कैटेलेज एंजाइम था, H2O2 को तोड़ेगा वाटर और ऑक्सीजन में। ग्लाइओक्सिसोम में बताया था जो लिपिड को कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। क्यों, तो बच्चों अपने को पता था इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, इसलिए उनमें लिपिड को वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट साइटो ऑर्गेनल बच्चों, न्यूक्लियस की बात करें। न्यूक्लियस केंद्रक जिसको बोलते हैं अपन, इसी का बेटा जी नाम होता है कंट्रोलर ऑफ सेल। इसी का अनदर नेम आता है कंट्रोलर ऑफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। पूरी सेल को बेटा जी कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा वो अपना न्यूक्लियस। कंट्रोलर ऑफ सेल ऑब्लिक और डायरेक्टर ऑफ सेल। किसको, न्यूक्लियस को। क्यों, क्यों देख लो बच्चों, क्यों बोला, तो नाम ही देख लो, कंट्रोलर सेल की सारी एक्टिविटी को कैसे
न्यूक्लियस पर आए अपन, सेल, सेल में बेटा जी ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में कौन मिलेगा आपको? डीएनए मान लो, क्रोमोसोम है उसमें डीएनए है, डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए, आरएनए से, और सारे एंजाइम, ऑलमोस्ट एंजाइम किसके बने? और तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उसके लिए आपको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, रिएक्शन है तो एंजाइम चाहिए। तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम। एंजाइम फाइनली बन किससे रहे हैं? डीएनए से। डीएनए जो किस में है? न्यूक्लियस में है। तो पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कंट्रोल बेटा जी किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। तो हमने इसको क्या बोल दिया? कंट्रोलर ऑफ सेल। तो डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा कि कौन सी प्रोटीन, कौन सा एंजाइम बनना है। तो बेटा जी इट्स कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। तो कंट्रोलर और डायरेक्टर इसलिए बोला बिकॉज, लाइन लिख लियो, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। पूरी एक्टिविटी आ गई इसमें, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। कोशिका की उपापचयी सक्रियता को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। उपापचयी सक्रियता का नियमन करता है। कंट्रोलर ऑफ सेल ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। वो अपना न्यूक्लियस और केंद्रक बच्चों कहलाएगा। तो डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से ही कौन आ गए? एंजाइम। और एंजाइम हर रिएक्शन और एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। बिना एंजाइम कोई भी रिएक्शन। एंजाइम वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में लाइन आती है कि बॉडी की कोई भी रिएक्शन हो उसे कैटेलाइज करने का काम एंजाइम करेगा। बिना एंजाइम के आपके बॉडी में कोई भी रिएक्शन, मैं ग्लूकोज से अगर एटीपी भी बना रहा हूं तो आपको क्या चाहिएगा? एंजाइम। हर रिएक्शन के लिए बेटा जी एंजाइम की प्रेजेंस इसेंशियल है। चलो नेक्स्ट लाइन में, न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इसके लिए बेटा जी एक वर्ड आता है कैरियो, आगे लोजी लगा दो। कैरियो टर्म अपन यूज करेंगे फॉर न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बेटा जी अपन बोलेंगे कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, कैरियो माने न्यूक्लियस, उसकी स्टडी आ गई। आगे भी कैरियो वर्ड जहां भी आए मीन वो बात कर रहा है किसकी? न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस इज कंपोनेंट ऑफ सेल। इसको सेल का एक कंपोनेंट माना जाता है बच्चों, ऑर्गेनल की बजाय कंपोनेंट वर्ड यूज किया जाता है। कोशिका का एक घटक है, कंपोनेंट है। ऑर्गेनल से भी बड़ी चीज, एक पार्ट हो गया उसका, कंपोनेंट ऑफ सेल। इसलिए बच्चों देखो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन कितनी थी? डबल। तो जब बात आती है कि सेल में डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कौन से होते हैं, तो हम दो ही नाम लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। वहां न्यूक्लियस वर्ड यूज, लेकिन न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन तो दो ही है। तो बेटा जी इसको ऑर्गेनल से ऊपर कंसिडर करते हैं, इसको माना जाता है सेल का एक मेजर कंपोनेंट है। कंपोनेंट है, उसका मेन पार्ट है। ऑर्गेनल्स तो साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे अलग पार्टिकल्स हो गए, बाकी ये सेल का एक मेजर कंपोनेंट है। तो सेल में आपने एक तो साइटोप्लाज्म बता दिया, एक न्यूक्लियस बता दिया, और साइटोप्लाज्म के अंदर आगे डिफरेंट टाइप ऑफ साइटो ऑर्गेनल। ऑर्गेनल से ऊपर माना जाता है, मीन ये कंपोनेंट ऑफ सेल है। अगला लाइन, न्यूक्लियस की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल। और सेल की बात है तो बेटा जी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये एनसीईआरटी में दे रखी है सन, तो याद रखनी है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। नेक्स्ट, इसे बच्चों आगे लो। डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर से पहले अपन डायग्रामेटिक समझ लें कि क्या क्या इसके मेजर कंपोनेंट बच्चों न्यूक्लियस में होते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये उठा लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं। केंद्रक की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो वैसे बच्चों इन जनरल बात करें तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने? एक न्यूक्लियस मिलेगा। उस कंडीशन को देखो अपन क्या नाम देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस में आप लिख लेना, अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट मैंने लिखा
यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब कितना, एक केंद्रक, इसमें आ गया एक केंद्रकीय अवस्था, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो इसमें तो सीधा सा आ गया, अगर सेल के पास बेटा जी कितना, एक केंद्रक होगा, इन जनरल ये होता है, ये सेल हो गई, सेल में अपने पास ही एक न्यूक्लियस आ गया, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो सामान्यतः अगर अपन सेल की बात करें तो बच्चों उसमें एक ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा। तो इसका एग्जांपल अपन लिख लेंगे, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अधिकतर जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें यही कंडीशन मिलती है, एक केंद्र की अवस्था। तो सेल के पास न्यूक्लियस होगा एक। हाँ, एक्सेप्शन चलेंगे अभी। कौन सा एक्सेप्शन? आरबीसी, मसल्स भी है बिल्कुल, उसका आगे एग्जांपल लिख लेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसको अपन अलग से अभी कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। सेकंड लिख लो, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मसल की बात भी करेंगे, आरबीसी भी अभी आएगी। और आरबीसी क्यों, एक और एग्जांपल लिखाया था स्टार्टिंग में आपको, सीव ट्यूब सेल्स, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं था। तो बाई न्यूक्लिएटेड बच्चों नाम से आ गया द्विकेंद्रकीय अवस्था, द्विकेंद्रकीय अवस्था। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने, अगर सेल के पास दो केंद्रक प्रेजेंट हो तो उसको बोल देंगे बेटा जी बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो इसका भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सिलेबस में, एक प्रोटोजोआ है, अमीबा के अलावा पैरामीशियम। कौन है रे, पैरामीशियम बच्चों किसमें आ गया, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसमें न्यूक्लियस कितने, दो। अरे वही पैरामीशियम जिसमें कल क्या बता रहे थे, सीलिया बता रहे थे, जो दिखने में कैसा था, स्लीपर जैसा, चप्पल जैसा। तो बेटा जी इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल क्यूब। नीट का क्वेश्चन ये टेक्सोनोमी से बना हुआ है, दो न्यूक्लियस वाले। तो देखो बेटा जी इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। अब दोनों न्यूक्लियस में डिफरेंस है थोड़ा सा, जैसे ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम में बॉडी पर ये प्रेजेंट है खूब सारे सीलिया, ये सीलिया आ गए। और दो टाइप के न्यूक्लियस, छोटा जो न्यूक्लियस उसको बोला जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, एक बड़ा बेटा जी न्यूक्लियस होगा दैट्स कॉल्ड मैक्रो न्यूक्लियस। तो एग्जांपल मेंशन कर लेना, पैरामीशियम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2। पैरामीशियम दिखने में कैसा है, बड़ा ही प्यारा स्लीपर जैसा दिखता है बेटा जी, इसको बोला जाता है स्लीपर एनिमल क्यूब। चप्पल जो होती है ना स्लीपर, वैसी शेप होती है, तो इसको बोल दिया स्लीपर एनिमल क्यूब। बाहर ये सीलिया होते हैं। अब माइक्रो है बच्चों, माइक्रो को तो बोला लघु केंद्रक, छोटा, और जो मैक्रो है वो दीर्घ केंद्रक, बड़ा। मैं थोड़ी सी बात भी बता दूं इसका, ये भी ध्यान रख लेना बच्चों, माइक्रो और मैक्रो में दोनों के फंक्शन अलग अलग है। जो मैक्रो है वो तो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है। और जो माइक्रो है वो बेटा जी कंट्रोल करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को। तो दोनों न्यूक्लियस के यहां अलग अलग रोल होते हैं, किसके रेफरेंस में, पैरामीशियम, माइक्रो एंड मैक्रो। एक लैंगिक जनन का नियमन, दूसरा मेटाबॉलिज्म, उपापचय का नियमन करता है। एक बार ऐसा था क्वेश्चन बच्चों कि अगर पैरामीशियम के ऊपर एक्स रे डाल दे, कौन सी रेज, एक्स रेज, एक्स रेज से पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस डैमेज हो गया। आपसे बोलिए माइक्रो न्यूक्लियस क्या हो गया, डैमेज। तो अफेक्टेड प्रोसेस कौन सी हुई, अब पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो वहां रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, एसेक्सुअल। ये बच्चों लोअर कैटेगरी के होते हैं प्रोटोजोआ, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। तो अगर माइक्रो को डैमेज कर दो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मैक्रो डैमेज करोगे तो
मेटाबॉलिज्म। तो दो न्यूक्लियस है, दोनों अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक मेटाबॉलिज्म को, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को। तो बाई न्यूक्लिएटेड का इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया पैरामीशियम। थर्ड बेटा जी कंडीशन लिखो, यूनिन्यूक्लिएटेड में एक मान लिया, बाई में दो मान लिए। थर्ड पे आ जाओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्रकीय अवस्था, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। थर्ड, तो पैरामीशियम के दो न्यूक्लियस और दोनों के फंक्शन अलग अलग, दोनों अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बच्चों जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक, हाँ दो से ज्यादा मान लो, मोर देन 2, केंद्र की संख्या दो से अगर ज्यादा हो उस कंडीशन को बेटा जी बोल देंगे अपन मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके है एग्जांपल इंपॉर्टेंट, जैसे इस सेल में आपको 4 न्यूक्लियस दिख गए, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब केंद्र की संख्या दो से ज्यादा, मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, देन इट्स कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसकी बच्चों दो स्टेज होती है। मसल्स में कौन सी आई थी? आपने बोला था वो स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, रेखित पेशियां, उसमें केंद्रक था एक से ज्यादा, तो वो स्टेज के लिए एक वर्ड भी लिखा था अपन ने, सिंसिशियल वर्ड आया था ना। तो बच्चों मल्टी न्यूक्लिएटेड देखो दो स्टेज होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड की, मैं समझाता हूं, और मसल सिलेबस में है तो क्वेश्चन बन भी जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड में दो स्टेज, बहुकेंद्रकीय में दो स्टेप होते हैं, दो टाइप्स मान सकते हो। एक बच्चों आता है सीनोसाइटिक, सीनोसाइट, एक वर्ड आता है सिंसाइट या सिंसिशियल, ये मसल्स में जो वर्ड लिखा था। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में दो कंडीशन लिख लो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता कैसे, आखिर कैसे किसी एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ सकते हैं। दो तरीके से बच्चों, एक सीनोसाइट, एक सिंसिशियल, संकोशिका, ये वर्ड याद रख लो आप तो। सीनोसाइट और सिंसाइट, सिंसिशियल। अब देखना डिफरेंस बताया था क्या, सिनोसाइट प्लांट में भी आता है, सिनोसाइट और सिंसाइट। अब सिनोसाइट में सुनो बच्चों, जैसे आपके पास एक सेल है, बोर्ड पे देखना, एक सेल में न्यूक्लियस एक है, एक न्यूक्लियस है। अब बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ। नॉर्मली जब सेल डिवाइड करती है तो सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। हम दो वर्ड यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस। ये आगे सेल डिवीजन में अपन स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों इस सेल को डिवाइड करना है, तो मान लो सेल बीच में से डिवाइड हो गई, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और बचा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि बच्चों न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो एक से बन गए दो, दो से बन गए 4, तो एक ही सेल में कई न्यूक्लियस आ गए। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, दैट्स कॉल्ड सिंसाइट। सिंसाइट में देखना पहले मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज कैसे बनी, न्यूक्लियर डिवीजन है बट साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं हुआ। सिंसाइट में कैसे स्टेज आती है, ये देखो बोर्ड पे, आपके पास एक सेल है, ऐसे मान लो बच्चों दो सेल है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका ये रहा, दोनों सेल फ्यूज हो गई। सेल क्या हो गई, फ्यूज। फ्यूज होने से दोनों से एक सेल बन गई और एक में न्यूक्लियस आ गए कितने, दो आ गए। मान लो एक और सेल में इधर बना दूं, ये भी साथ में इसी की फ्यूज हो गई। तो ऐसे बच्चों एक से ज्यादा सेल जब फ्यूज हो जाए, उन सारे सेल के न्यूक्लियस कहां आ गए, एक में। तो यहां भी न्यूक्लियस दो से ज्यादा है, लेकिन इसका रीजन सेल का फ्यूजन। कई सेल जब आपस में जुड़ेगी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई, दैट्स कॉल्ड सिनसाइट। सिन का मतलब फ्यूजन। अगर न्यूक्लियस के डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बने देन इट्स कॉल्ड सिनोसाइट। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड दो तरह से हो सकती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से और सेल के फ्यूजन से। दो से ज्यादा सेल फ्यूज होते ही सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में आ गए, सिनसाइट। तो इधर सिनोसाइट में लिख लो, पहले बना लो, फिर दोनों की कंडीशन अपने को बता देते हैं कैसे होते हैं। सिनोसाइट में मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है और सिनसाइट में क्यों होता है। सिनोसाइट, इसमें तो मेंशन कर लेना बच्चों,
FMD because of free nuclear division. न्यूक्लियस में डिवाइडेशन होता रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल डिवाइड साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बिकॉज ऑफ मुक्त या स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। इसमें बेटा जी आपसे पूछे कैरियोकाइनेसिस बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट है बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियस ही उस सेल का बार बार डिवाइड करता रहेगा जिससे आपके पास कई न्यूक्लियस आ गए बच्चों। तो कैरियोकाइनेसिस होगा, इसका मीनिंग पता ही है, आगे आएगा भी ये, यहां समझ भी लो। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और बेटा जी साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। हिंदी में बोल सकते हो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, बस। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से हो गया। वो वाला इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में आता है, सिंसाइट, सिंसीशियल। तो कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट है बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। केंद्रक द्रव्य विभाजन होगा लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा। अब बेटा जी इधर आ जाओ, ये लो सिंसाइट हमने किसको बोला? यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज क्यों आई? फ्यूजन ऑफ सेल, कोशिकाओं के संलयन से कई कोशिकाएं आपस में जुड़ गई, कोशिकाओं के संलयन से। संलयन का मतलब इन सेल का आपस में जुड़ना। मान लो 3 सेल है, तीनों फ्यूज हो गई, एक सेल बन गई। यहां न्यूक्लियस एक से ज्यादा। अब बच्चों जैसे मान लो एनिमल सेल है, तो जब सेल आपस में जुड़ेगी, देखना बोर्ड पे, ये 3 सेल है बच्चों, तीनों सेल को अपन ने जोड़ दिया, तो तीनों के बीच की सेल मेम्ब्रेन डिसोल्व हो गई, घुल गई। सेल मेम्ब्रेन हटी तभी तो देखो ये सेल इससे जुड़ी, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये लो। अब तीनों के न्यूक्लियस एक साथ आ गए, एक साथ आ गए तो कॉमन सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 4 जितने भी सेल जुड़े। तो इसमें ये होता है कि 2 सेल के बीच की मेम्ब्रेन डिसोल्व हो गई, हट गई, डिसअपीयर हो गई और सेल आपस में अटैच होती, सबके न्यूक्लियस एक साथ आ गए। तो सेल के फ्यूजन से बने सिंसाइट, न्यूक्लियस के डिवीजन से बने सिनोसाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों कंडीशन में। तो फ्यूजन ऑफ सेल के बाद लिखे ना कोशिकाओं के संलयन से। अगली लाइन, इसमें होगा क्या? सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व और डिसअपीयर बिटवीन सेल्स। तो कोशिका झिल्ली डिसॉल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच की सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व है, तभी तो न्यूक्लियस एक साथ आ गए। इधर सिंसाइट के एग्जांपल आप लिख लो क्या ध्यान ही आपको सिंसाइट में? कौन सी मसल? स्ट्रेटेड मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। रेखित पेशियां, स्ट्रेटेड मसल्स। जिन मसल्स में धारियां होती है, लाइंस होती है, हमने उसको क्या बोला है? स्ट्रेटेड मसल्स। और इन मसल्स में कौन सी कंडीशन मिलेगी? सिंसीशियल। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपके सिलेबस का ही है बच्चों, क्या? स्वान सेल। हाँ, उनमें भी यही सिंसाइट कंडीशन मिलती है। एक मैं एग्जांपल इसमें और लिखा दूं, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस क्या है? एक बेटा जी ऑर्गेनिज्म है, एक फाइलम आएगा एस्के हेलमंथी, एस्केरिस की अधिचर्म।
एपिडर्मिस आउटर कवरिंग को बोलते हैं, अधिचर्म। तो एस्केरिस जो ऑर्गेनिज्म है, अरे फाइलम आते हैं ना, जैसे प्रोटोजोआ में आप अमीबा बताते हो, ओरिफेरा में स्पॉन्ज आते हैं, सिलेंट्रेटा का हाइड्रा आता है, वैसे ही एक फाइलम आता है एस्के हेलमंथीज, उसका मेंबर है एस्केरिस, अपने इंटेस्टाइन में मिलता है, डिजीज करता है बच्चों अपने अंदर, एस्केरिएसिस, बिल्कुल 12th में एक चैप्टर आएगा हेल्थ और डिजीज, उसमें हम बात करेंगे एस्केरिस की। उसकी जो सबसे आउटर कवरिंग है, जैसे आपकी स्किन, ये कवरिंग कौन है? एपिडर्मिस, जिस पे आप टच करते हो एपिडर्मिस। तो एस्केरिस की जो आउटर एपिडर्मिस है उसमें भी कई न्यूक्लियस मिलते हैं, उस कंडीशन को आप बोलोगे सिनसाइट, सिंसीशियम। तो ये दोनों कंडीशन बच्चों इसमें आ गई, सिनोसाइट और सिनसाइट, सिंसीशियम। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बाद, हाँ अब वो नोट डाल के बेटा जी, जो 2 सेल की आप बात कर रहे थे, यहां अपन इसमें लिख लेंगे 2, एक तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी, और एक प्लांट में बेटा जी आ गई सीव ट्यूब सेल, चालनी नलिका कोशिका। सीव ट्यूब किसमें होती है? प्लांट में भी, कहा? फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम नाम सुने? पानी को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम और फूड को फ्लोएम। तो बेटा जी फ्लोएम की सेल है ये, इसको आप बोलते हो सीव ट्यूब सेल। फ्लोएम जाइलम पढ़ लिए थे क्या? कंपेनियन सेल भी आती है, वही ये सीव ट्यूब सेल्स होती है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, जिनमें आज तो आपकी एनिमल के रेफरेंस में तो आरबीसी आ गई, मैच्योर का मतलब परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी, और प्लांट में सीव ट्यूब, प्लांट में भी किसका है? फ्लोएम का। इन दोनों में क्या नहीं? न्यूक्लियस नहीं, इन दोनों में बेटा जी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। थोड़ा सा समझेंगे भी अपन इसको। 2 वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट। एक तो मैच्योर, और मैच्योर लिखा बच्चों मैंने, परिपक्व है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, प्लांट में फ्लोएम की सीव ट्यूब सेल। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, लिख ली बात ये। एनसीईआरटी में पूछ रखा है बच्चों, ये दोनों सेल देखना बोर्ड पे, दोनों में न्यूक्लियस, उसके बाद भी ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? इन दोनों सेल को लिविंग माना जाए कि नॉन लिविंग? हाँ, ये दोनों सेल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है लिविंग और नॉन लिविंग, इनको सजीव माना जाए कि निर्जीव माना जाए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। आंसर आप ही दो, लिविंग और नॉन लिविंग। दोनों सेल देखो बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग को डिटरमाइन करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर आपकी सेल में मेटाबॉलिक, अरे वायरस को आपने लिविंग भी माना था, क्यों माना था? डिवाइड कर रहा था वो होस्ट में जाके। अब अगर उस सेल में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एटीपी वगैरह बन रहे हैं, तो वो सेल कैसी होगी? लिविंग होगी। उसका बेटा जी न्यूक्लियस से कनेक्शन देखो कैसे नहीं है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा समझ लेता हूं। मैच्योर आरबीसी की बात करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करियो बेटा जी। जो आरबीसी होती ना, ये मैंने बना ली मान लो इमेच्योर आरबीसी। पहले जो आरबीसी होती है उसको बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी। वो आरबीसी जो अभी बन रही है पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। तो पहली चीज आपने बॉडी फ्लूइड में पढ़ा होगा, आरबीसी में हमेशा न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि हमेशा ही न्यूक्लियस नहीं है, जब आरबीसी बन रही होती है ना बेटा जी, तब उसमें कौन प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है उसमें। तो इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो बेटा जी ड्यूरिंग मैच्यूरेशन न्यूक्लियस तो क्या सारे साइटो ऑर्गेनल आरबीसी से, माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी, ईआर, न्यूक्लियस सब बाहर निकल गया। तो जब आरबीसी आपकी मैच्योर हो गई तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। तो पहली तो ये बात ध्यान रख लेना कि अगर क्वेश्चन आए इमेच्योर आरबीसी तब न्यूक्लियस है, और जब वो मैच्योर हो गई तब न्यूक्लियस नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं। ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आरबीसी में न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस में कौन है? डीएनए। तो डीएनए ने क्या बना दिया था? आरएनए। आरएनए से क्या बन गए थे?
प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बन गए थे? एंजाइम। तो जब न्यूक्लियस था तो उसने क्या बना दिया था? एंजाइम। वही एंजाइम अभी भी प्रेजेंट है आरबीसी में। क्या है? एंजाइम। न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए और नहीं है, लेकिन कौन है? एंजाइम है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो ये सेल मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। तो हम आरबीसी, मैच्योर आरबीसी को क्या मानेंगे? लिविंग मानेंगे, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म होगा। अरे आरबीसी में रेस्पिरेशन भी होता है, एरोबिक नहीं अनएरोबिक होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो एटीपी तो बनेगा लेकिन अनएरोबिक। तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी कैसी है? लिविंग है। सुनते रहो, बात कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी सेल कौन सी? सीयू ट्यूब सेल ने दी। ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है सीयू ट्यूब सेल में बेटा जी, कनेक्ट होती है वो कंपेनियन सेल्स। ये मान लो ऐसी कंपेनियन सेल्स है, तो कंपेनियन सेल्स के साइड में यहां प्लेट्स लगी रहती है ऐसे फ्लोएम में। तो यहां ये सेल्स है कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ तो बोलते ही हैं। ये सीव ट्यूब सेल। अब बच्चों देखो डायग्राम में, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, ये रहा, ये न्यूक्लियस रहा, लेकिन सीयू ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस। तो जो कंपेनियन ट्यूब का न्यूक्लियस है उसका डीएनए आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, और वही एंजाइम कंपेनियन सेल से किसको मिल जाएंगे? सीयू ट्यूब को। तो सीयू ट्यूब सेल में कौन आ गए? एंजाइम आते ही मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होगी। और मेटाबॉलिक अगर स्टार्ट है, मेटाबॉलिज्म अगर है, तो सेल क्या होगी? लिविंग होगी। तो चाहे मैच्योर आरबीसी पूछो चाहे सीयू ट्यूब, दोनों लिविंग है, बिकॉज दोनों मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिक के लिए आपको क्या चाहिएगा? एंजाइम। तो जब आरबीसी इमेच्योर थी तब बेटा जी उसमें कौन था? उस न्यूक्लियस के डीएनए ने प्रोटीन और एंजाइम बना दिए थे। वही एंजाइम अब कहां यूज हो रहे हैं? मैच्योर आरबीसी में। और सीयू ट्यूब के पास वो एंजाइम किसने दे दिए? कंपेनियन सेल ने, जो सीयू ट्यूब के बिल्कुल क्लोज होती है। उसके एंजाइम बाहर आ गए, यहां इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव कर देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लिविंग और नॉन लिविंग पूछे तो आपका आंसर जाएगा बोथ आर लिविंग सेल। दोनों कैसी होगी? लिविंग सेल होगी। अपना बेटा जी इसका आंसर जाएगा दोनों लिविंग। क्यों लिविंग है उसका रीजन आप ब्रैकेट में लिख लोगे, बिकॉज दोनों की दोनों मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बोथ आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। एक्टिव क्यों है वो, ये दो इधर वाले डायग्राम पहले वो लिख लो, तो बना के समझ लियो मेटाबॉलिकली एक्टिव हमने क्यों बोला। तो ये एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। आज वो अपलोड हो रहा है, इंग्लिश वाला तो कर दिया था मैंने, देख लेना। उसमें आपको प्लास्टिड तक एनसीईआरटी रीडिंग लगा दी है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो सारे मैंने एनसीईआरटी से रीडिंग लगवा दी है, देख लेना उसको। एनसीईआरटी से साथ में जो नोट्स की बातें वो भी ऐड कर दी है, तो पूरा चैप्टर उससे रिवाइज हो जाएगा आपका। फिर लास्ट में न्यूक्लियस वाला एक दिन अपलोड कर दूंगा। तो बोथ आर लिविंग सेल्स बिकॉज मेटाबॉलिकली दोनों एक्टिव। क्यों? अब ये साइड में डायग्राम ऐसे बना के समझ लेना। ये वाले कि इमेच्योर अगर आरबीसी है तब तो बेटा जी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर सब होगा। ड्यूरिंग मैच्योरेशन उसमें आप न्यूक्लियस वगैरह को बाहर निकाल दो। क्यों निकाल देंगे ये बात आपके सामने बार बार आ गई। अंदर आपको एरिया बनाना है, उस एरिया में क्या भरना है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी का मेन काम ही O2 को ट्रांसपोर्ट करना, और O2 ले जाने वाला पिगमेंट होगा हीमोग्लोबिन, जिसमें मेटल कौन? आयरन। किस फॉर्म में? Fe+2, फेरस। फेरस बोलोगे, इसीलिए जब फेरस आयरन लोहे की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी, दैट्स कॉल्ड एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया होता है बच्चों। तो सीव ट्यूब सेल और इसके पास में कंपेनियन सेल, हिंदी में क्या सहायक कोशिका है? कंपेनियन को क्या बोलते हो? सहायक कोशिका, वही ये सीव ट्यूब चालनी नलिका कोशिका। तो कंपेनियन सेल में जो डीएनए एंजाइम है वो इधर आ गए सीयू ट्यूब में, वो उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेंगे। चलिए बच्चों आगे। तो एक न्यूक्लियस मिलेगा जनरली तो यूनिन्यूक्लिएटेड, दो मिलता है तो बाई न्यूक्लिएटेड, जिसमें पैरामीशियम आ गया, दो से ज्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड में दोनों सिनोसाइट, सिंसिशियल। सिंसिशियल के दोनों एग्जांपल सिलेबस में है। मेन आपकी मसल, स्ट्रेटेड मसल, वॉलंटरी मसल। ये दो एक्सेप्शन है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, बट फिर भी लिविंग होगी बिकॉज मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अगला बच्चों नेक्स्ट डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, और जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है बेटा जी उसकी स्टडी की जाती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इन इंटरफेज स्टेज। लाइन लिखना, अंतरावस्था में। सेल डिवीजन में एक वर्ड आएगा बेटा जी। न्यूक्लियस की जो स्टडी की जाती है, वैसे स्टडी को बोलते तो कैरियोलॉजी है, लेकिन ये स्टडी कब की जाएगी तो एक स्टेज का नाम आएगा बेटा जी इंटरफेज स्टेज। लिखो, फिर पहले इसको समझें, फिर इसके डायग्राम पे आते हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट कैसे हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस प्रेफर्ड इन इंटरफेज स्टेज, सुना नाम कभी? सुनेंगे। अगला जो पॉइंट आ रहा ना सेल डिवीजन, उसमें आएगा एक वर्ड इंटरफेज, अंतरावस्था। क्या है देखो, थोड़ा सा साइड में चलते, इसको लिख लिया। न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है कौन सी प्रावस्था में? इंटरफेज में। इंटरफेज बेटा जी क्या है? थोड़ा सा अपन सेल डिवीजन का बेसिक आइडिया बच्चों में लेता हूं। जब हम सेल को क्या करेंगे? डिवाइड, उसके अलग अलग फेज आएंगे। सेल डिवीजन में बेटा जी जैसे ये सेल है, इस सेल को मैंने 1 से 2 बनाना है, तो इसको हमने 1 से डिवाइड किया। 1 से कितनी बन गई? 2। देखियो बेसिक चीज बता रहा हूं, आगे सेल डिवीजन में डिटेल में चलेंगे। इन जनरल बच्चों जब सेल 1 से 2 बनती है तो दोनों बनी हुई सेल स्टार्टिंग में, इसको मान लो मदर सेल बोल दिया, ये मदर सेल है, ये दोनों उसकी डॉटर है, मदर सेल और डॉटर सेल। तो मदर सेल से बेटा जी जब 2 डॉटर सेल बनेगी तो स्टार्टिंग में इन दोनों डॉटर सेल की साइज मदर सेल से छोटी, हाफ होगी, इसी से 2 बनी तो साइज में छोटी है। अब फ्यूचर में इनको भी डिवाइड होना है, डॉटर सेल भी आगे डिवाइड होगी। तो डिवाइडेशन से पहले क्या होता है कि डॉटर सेल जो होती है ना बेटा जी, ये अपनी साइज को इंक्रीज करके फिर कितनी बड़ी होगी? मदर सेल जितनी, ये अपनी साइज को ग्रो करके वापस इतनी बड़ी होगी, और जब प्रॉपर ग्रो कर जाएगी तो आगे इनमें भी क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो हमने कहा कि एक मदर सेल जब डिवाइड होती है तो 2 डॉटर सेल बनती है। स्टार्टिंग में दोनों डॉटर सेल की साइज मदर सेल से मान लो हाफ है, हाफ होती है। अब इन डॉटर सेल में डिवीजन तब होगा जब ये भी साइज को क्या कर ले? मदर सेल ग्रो कर ले, डिवाइड मैच्योर हो जाए, फिर इनमें डिवीजन हो जाएगा। अब सुनो, एक डिवीजन यहां हुआ, दूसरा डिवीजन यहां हो रहा है, 2 डिवीजन। 2 डिवीजन के बीच का ये टाइम, 2 डिवीजन के बीच का टाइम जब डॉटर सेल खुद को क्या कर रही है? मैच्योर कर रही है, ग्रो कर रही है, ताकि फर्दर क्या कर सके? डिवीजन कर सके। तो 2 डिवीजन के बीच का टाइम जब सेल ने खुद को क्या किया? मैच्योर किया, ताकि आगे उसमें भी क्या हो सके? डिवीजन। इस फेज को बेटा जी क्या नाम दूंगा? इंटरफेज। तो सिंपली बोले 2 डिवीजन के बीच का ड्यूरेशन, 2 विभाजन के बीच का अंतराल, वो कहलाएगा अंतरावस्था, इंटरफेज। अब जब डिवीजन होगा उसमें भी कई फेज आएगी, जैसे डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में बेटा जी 4 नाम आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब आगे आएगा, यहां बस सुनना है। जब सेल डिवाइड होती है तो 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने लाइन लिखी, न्यूक्लियस का स्टडी कब करेंगे? इंटरफेज में। तो क्वेश्चन आए कि सर जब सेल का डिवीजन होता है ये 4 फेज, इनमें न्यूक्लियस की स्टडी क्यों नहीं करते? तो बच्चों इन फेज में बताऊंगा मैं। प्रोफेज जब स्टार्ट होगी तो इसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हट जाएगी। जब प्रोफेज आएगा तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, अब जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर स्टडी, क्योंकि बिना मेम्ब्रेन का तो प्रोकैरियोट में भी होता है। वापस जो मेम्ब्रेन है वो आएगी टीलोफेज में, लास्ट वाली स्टेज में फिर से वापस क्या जाएगी? मेम्ब्रेन। तो जब डिवीजन होता है तो बेटा जी न्यूक्लियस की शेप बार बार चेंज होती रहती है, उसमें कभी मेम्ब्रेन हटेगी, आएगी, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। पूरा जो न्यूक्लियस आपको दिखेगा वो किस में दिखेगा? इंटरफेज। वो फेज जब डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब सेल खुद को अगले डिवीजन के लिए तैयार कर रही है, रेडी कर रही है, दैट्स कॉल्ड इंटरफेज। अरे खा पी के मोटी हो गई ताकि फर्दर में क्या कर सकूं? डिवाइड। उस कंडीशन में आपके पास, सेल के पास पूरा फुल्ली मैच्योर कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। तब हम इजीली उसकी क्या कर सकते हैं? स्टडी। डिवीजन के टाइम में न्यूक्लियस की स्टडी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही है, कभी वापस आ रही है, तो प्रॉपर उसकी शेप का पता नहीं चलेगा। तो न्यूक्लियस की स्टडी के लिए जो बेस्ट टाइम है वो कौन है?
इंटरफेस है। क्या है मैं सेल डिवीजन में बताऊंगा, यहाँ इतना समझ लो, दो डिवीजन के बीच का जो टाइम है बेटा जी वही इंटरफेस। तो लाइन यहाँ आई है कि न्यूक्लियस की जो स्टडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली कब दिखेगी, इंटरफेस। तो इसी स्टेज में न्यूक्लियस की क्या की जाएगी, स्टडी। इंटरफेस का मतलब क्या है वो आप यहां मेंशन कर लेना, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डिवीजन, सेल डिवीजन, और गैप बिटवीन डिवीजन। तो विभाजन के बीच का जो अवस्था है, गैप है, ड्यूरेशन के बीच की जो स्टेज है, उसको अपन क्या बोल देंगे, इंटरफेस। दो के बीच का गैप रहेगा। अब क्या है बच्चों इसकी स्ट्रक्चर देखो, न्यूक्लियस कैसा, क्या क्या इसके कंपोनेंट है, बना लेते हैं अपन इसका एक डायग्राम। कलर ले लिया, ये बना लिया गोला। सेल में अपन ले लेंगे एक न्यूक्लियस, बड़ी सेल ले लियो इसमें बेटा जी। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें, कलर ले लिया ये, चलिए। तो वही डबल मेम्ब्रेन अपने को बनाना है, बना लियो प्रॉपर स्पेस के साथ, बड़ी स्ट्रक्चर बना लियो। कॉन्टिन्यूस की बजाय बीच में बच्चों स्पेस रखना है। मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। तो सेल में न्यूक्लियस, आ गई थी बहुत सारी बातें। न्यूक्लियस से कौन अटैच था, कौन सी वाली, कैसे पता चला RER है, हाँ पता ऐसे चला, आप देख के बता लो अगर कौन जुड़े हुए हैं। राइबोसोम तो हमने बोल दिया मेनली फ्यूज होती है RER, और वो कौन सी मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन से। इसी आउटर मेम्ब्रेन में बेटा जी ये राइबोसोम, न्यूक्लियस की, हाँ बता दूंगा, दोनों ही अटैच होती है। अब इसका एक लॉजिक भी दूंगा मैं आगे, बनाओ। न्यूक्लियर उसके कंपोनेंट्स, इसमें से न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके अलग अलग कंपोनेंट। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आउटर कवरिंग। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बच्चों जो सारा था वो साइटोप्लाज्म। RER, क्योंकि राइबोसोम अटैच है तो RER बोल देंगे। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्रक झिल्ली, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो तो वही बेटा जी डबल मेम्ब्रेन है, तो दो मेम्ब्रेन इसमें आ गई। दोनों के बीच का जो स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच आया था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्लोरोप्लास्ट में आया था पेरी प्लास्टिड स्पेस, वैसे यहां आ गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश।
ये जो डायमेंशन बता रखा बेटा जी वो 10 to 50 नैनोमीटर। टेन टू 50 नैनोमीटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये अटैच होंगे यहाँ राइबोसोम, आउटर सरफेस पे राइबोसोम। कौन से टाइप के होने चाहिए? ATS। क्योंकि 70S तो दो जगह आपने पढ़ लिए थे, वो या तो बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएंगे या आपको क्लोरोप्लास्ट में, और वरना प्रोकैरियोटिक सेल में होते ही हैं। बाकी RER पर सब जगह कौन से मिलेंगे? ATS टाइप ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ये, इसको नाम दे देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो मटेरियल न्यूक्लियर में भरा हुआ बेटा जी न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। भाई न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया बच्चों। इसमें जो भरे हुए ये जो दिख रहे हैं आपको ऐसे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम से पहले की स्टेज होती है वो है नाम क्रोमेटिन। इसको मैंने बोला न्यूक्लियोलस। केंद्रक में बेटा जी एक स्ट्रक्चर कौन आएगी? केंद्रिका। इस कलर से देख लो, ये आ गई न्यूक्लियोलस। एक जगह स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, इनको अपन बोल देंगे, ये जो आप बता रहे हो ये फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। यही बेटा जी क्रोमोसोम बनाते हैं आगे, क्रोमेटिन फाइबर। ऐसे जो नेटवर्क आपको दिख रहा है क्रोमेटिन फाइबर। बनाओ, इस पॉइंट को 1 by 1 उठाते हैं। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बाहर आ गया सारा साइटोप्लाज्म। एक ये जो बीच में पोर दिख रहे हैं इनको भी थोड़ा सा बता दें अपन। न्यूक्लियर पोर, ये वाले कलर ले लेते हैं, ये इसको बोल दिया न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय रंध्र। तो ये जो डायरेक्टर ऑफ सेल है, जिसको आपने कंट्रोलर ऑफ सेल बोला है, उसकी बेटा जी स्ट्रक्चर। इसके 4 मेजर कंपोनेंट है, उसके थ्रू स्टडी अपन करेंगे। तो चारों इसी डायग्राम में आगे, फिर 1 by 1 इसको अपन लेंगे। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये फाइबर दिख रहे हैं, दैट्स बेटा जी क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु। इन्हीं फाइबर जब ये कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे, तो बन जाएगा क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियोलस, केंद्रक में केंद्रिका, स्मॉल न्यूक्लियस बोल देते हैं इसको। भरा हुआ सारा अड़ंग बड़ंग मटेरियल हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, बन गया। तो स्ट्रक्चर में बच्चों देखो 4 पार्ट अपन पढ़ेंगे, एक बार बोर्ड पे आना। सेल, सेल का न्यूक्लियस के अलावा सारा पार्ट साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है बेटा जी अपने को पता है कैसी है, बाइलेट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ गई। डबल में आप हमेशा आउटर बोल देते हो और एक को इनर बोल देते हो। आउटर जो मेम्ब्रेन है, बोर्ड पे देखना बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन पे 2 चीजें अपन डिस्कस करेंगे। एक तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे कौन लगे हुए हैं? राइबोसोम, आउटर पे है 70S टाइप के। दूसरा, इसी आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू है आपकी ER कंटिन्यू है। राइबोसोम लगी हुई है तो इट्स RER, इसको RER बोल दूंगा मैं, क्वेश्चन में भी बताऊंगा। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की पहला पॉइंट तो आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में 2 चीजें, आउटर एंड इनर, दोनों के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परी केंद्र की अवकाश, जिसका डायमीटर मैंने ब्रैकेट में लिखा है 10 to 50 नैनोमीटर। ये डायमीटर किसका है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। अब बच्चों देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं है, बीच में उसके क्या है? छोटे छोटे स्पेस है। उन स्पेस को बोला मैंने न्यूक्लियर केंद्रकीय रंध्र। इन पोर का मेन फंक्शन कहां है? DNA। DNA से कौन बना? RNA से। और बताया था प्रोटीन बनाने के लिए कौन चाहिए?
राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो बच्चों जो प्रोटीन आरएनए बना वो आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, वहां उसको कौन मिल जाएंगे? राइबोसोम। राइबोसोम उस आरएनए से क्या बना देगा? प्रोटीन। तो न्यूक्लियर पोर से आरएनए प्रोटीन क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बीच में उसके क्या मिलेगा? गैप मिलेगा। उस गैप को मैंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियर पोर। गैप है तो अपने आप मटेरियल का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो बाहर साइटोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये इससे कंटिन्यू RER। तो बेटा जी न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में 2 नाम आएंगे, आउटर और इनर। दूसरा पॉइंट आएगा अंदर भरा हुआ सब कुछ, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अपन क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर जो आपको दिख रहा है नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही आगे क्रोमोसोम बना देंगे। और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे इसका न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसमें मिलने वाले क्रोमेटिन फाइबर। इसी में डीएनए, क्रोमोसोम सब इसी में इंक्लूड हो गया। तो अब बेटा जी पॉइंट जो आपने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें आप लिख लो 4 पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेना 4 पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कंप्लीट स्टडी को बेटा जी 4 पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं। हेडिंग वही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड इन 4 पार्ट। 4 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नाम लिखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका। पहला पार्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है बच्चों, उसको आप 4 अलग अलग पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड मैंने लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप आ गया ना, केंद्रक का आवरण। बैक्टीरिया का याद आ गया? बैक्टीरियल सेल के एनवेलप में कितने नाम थे? 3 नाम आए थे। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, क्या काम था? ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम, 2 लेयर थी ना, स्लाइमी और कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में घुसते हैं, उन्हें अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए उनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग आ गई, कैप्सूल। तो कैप्सूल किन बैक्टीरिया में? पैथोजेनिक में। पैथोजेनिक जो क्या करेंगे? डिजीज करेंगे, उनमें कैप्सूल होगा। वरना उस लेयर को बोलते हो स्लाइम। वो लूज बेटा जी जो चिपकने में हेल्पफुल करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स बना किसका था? म्यूको पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट। देन सेकंड नंबर पे आई थी सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ग्राम साइंटिस्ट ने 2 बता दिए थे, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में लेयर थी 1 पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो ग्राम से कलर कैसा देगा? पर्पल कलर, पॉजिटिव थे। और ग्राम नेगेटिव में लेयर थी 2। आउटर में था लाइपोपॉलीसैकेराइड, इनर में था पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना? नाम और नाग। नाग क्या था? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, और नाम था एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों से पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। और सबसे अंदर आ गई थी सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन जो यूनिवर्सल होती है, क्योंकि कोई सी भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो उसमें होगी, इसलिए यूनिवर्सल बोला था। तो आउटर कवरिंग बेटा जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका। कैरियो टर्म हमेशा न्यूक्लियस के लिए। तो कैरियो वर्ड जहां भी दिखे बेटा जी, बात हो रही है न्यूक्लियस की। चाहे कैरियोकाइनेसिस हो, चाहे कैरियोलॉजी हो, सब न्यूक्लियस। सेकंड नंबर पे बेटा जी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस मैट्रिक्स। जो भरा हुआ है सारा का सारा मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में बोला था, अंदर भरे हुए को मैट्रिक्स बोला था, और प्लास्टिड में आपने उसको स्ट्रोमा बोल दिया था। वही स्ट्रोमा जिसमें वो थाइलेकोइड थे, थाइलेकोइड के ग्रेनम था, ग्रेनम से ग्रेना था, वही सब। तीसरा क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन के फाइबर,
इसी फाइबर से बेटा जी बनेगा क्रोमेटिन का जाल, नेटवर्क, क्रोमेटिन नेट, इसी को क्रोमेटिन नेट बोल देंगे। और फोर्थ पे आ जाएगा न्यूक्लियोलस, इसको बोला जाता है लिटिल न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस। केंद्रिका, न्यूक्लियस में छोटा न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस कंसिडर कर देते हैं न्यूक्लियोलस को। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथीका, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोल दिया न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तीसरा बच्चों क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमेटिन नेट, नेट का मतलब जाल। नेट कब बोलोगे, देखो डायग्राम ऐसे था ना, एक फाइबर है बच्चों, तब तो क्रोमेटिन का फाइबर, ऐसे एक और फाइबर आ गया, एक और फाइबर आ गया, ये फाइबर आ गया, ये लो, अब फाइबर से मिलकर ये क्या बन जाएगा, फाइबर का नेट बन गया। ये फिंगर मेरे फाइबर है, ये फाइबर फंस के क्या बना देंगे, नेट बना देंगे, दैट्स क्रोमेटिन नेट, उसका जाल बन गया। और फिर न्यूक्लियोलस जिसको बोल सकते हो लिटिल न्यूक्लियस। अब पहला पार्ट बच्चों इसमें हेडिंग डाली हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर उसी को डिस्कस करेंगे अभी, उसके अंदर भरा हुआ सारा मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में आगे थे वो क्रोमेटिन फाइबर, सारे मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन नेट, और एक आ गया था न्यूक्लियोलस। चार उसके बेटा जी पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट आप लिख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चारों पार्ट डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस को पूरा कर लेते हैं आज। फर्स्ट हेडिंग डाल दियो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, जिसको आपने कैरियोथीका भी लिखा था बच्चों। हमने कहा था कैरियो वर्ड जहां भी आए मतलब बात हो रही है न्यूक्लियस की, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पहला ही वर्ड आ गया बेटा जी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली थी डबल मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर और दोनों के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो डबल मेम्ब्रेन में बच्चों अपन बता देंगे, फर्स्ट जो थी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले इसमें मेंशन कर लो आप बाह्य केंद्रकीय झिल्ली, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आउटर में बच्चों दो बातें कल वाले डायग्राम से अपने को ध्यान है। पहला आउटर के साथ कौन जुड़ा हुआ था, ईआर, आउटर से कॉन्टिन्यूअस होती है ईआर, और आउटर पे जगह जगह राइबोसोम लगे हुए थे। तो वही दोनों बातें अपन लिखेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट continuous with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह ईआर के साथ सतत होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सतत उपस्थित होती है, कॉन्टिन्यूअस है। अब मेन इसमें समझ आना बच्चों, अगर ईआर में भी देखो एक क्वेश्चन भी आया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन बनाता है। अपन ने पीछे भी बताया था बच्चों, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है उन्हें कौन बनाएगा, ईआर। देखो मेम्ब्रेन वर्ड आया ना, तो मेम्ब्रेन बच्चों आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन के दो मेन कंपोनेंट थे, प्रोटीन एंड लिपिड। ज्यादा कौन, प्रोटीन ज्यादा होता है, लिपिड कंपैरेटिवली कम होता है। तो प्रोटीन बनता है आपकी आरईआर में, लिपिड बनता है एसईआर में। तो सिंपली बोले कि मेम्ब्रेन बनाने वाला कौन, तो आंसर गया ईआर। अब दोनों है आरईआर भी और एसईआर। एक बार क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने वाला, ऑप्शन दोनों दे दिए थे बच्चों, आरईआर भी था एसईआर भी था, आरईआर। तो आपका मोर प्रॉपर आंसर होगा आरईआर। इसके दो रीजन, पहला ज्यादा कंपोनेंट प्रोटीन होता है, ज्यादा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन पे लगे हुए कौन थे, राइबोसोम। तो राइबोसोम किससे रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसाइज आरईआर। तो मेम्ब्रेन बनाती दोनों ही है, लेकिन एक आंसर देना हो तो आपका आरईआर। तो जो आउटर है वो कंटिन्यू रहेगा ईआर, उसमें भी आरईआर के साथ। अगला लाइन आउटर में लिख लो, आउटर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम, ऑल्सो बियर्स राइबोसोम। इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आउटर में बेटा जी कौन होंगे,
राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो आउटर पे राइबोसोम भी होंगे, और राइबोसोम आपको बता दिए थे कौन से थे, एटीएस। एटीएस टाइप के बेटा जी के आगे थे राइबोसोम। तो आउटर मेम्ब्रेन में आपको इतना याद रखना है कि वो ईआर के साथ कंटिन्यू थी, वो अपने डायग्राम से हो गया था, और इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। सेकंड बेटा जी, आउटर के बाद इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। आउटर के बाद आप नेक्स्ट लिख लियो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। इनर में बेटा जी अब लो, इनर के बारे में पहली चीज बच्चों, जो इनर मेम्ब्रेन है इसको थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं। ये रहा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर अपन न्यूक्लियर पोर की बात करेंगे। अब बच्चों इनर में ये जो भरा हुआ था, ये मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म है सारा, ठीक है। ये आउटर होगी, ये अंदर वाली इनर। इनर जब बच्चों याद करोगे, थोड़ा सा बैक चलो, यहां एक स्ट्रक्चर ऐसी सी बनाई थी हमने, क्या था, न्यूक्लियर लेमिना। याद आया, क्या था न्यूक्लियर लेमिना? शेप को मेंटेन करेगा, ये मतलब ऐसी स्ट्रक्चर है बेटा जी जो इसकी शेप को बनाए रखेगी। अगर इस लेमिना को हटा दो तो एक तरह से न्यूक्लियस पिचक जाएगा। तो मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस, उसे मैकेनिकल सपोर्ट देगा ये वाली इंटरनल स्ट्रक्चर। बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बताई थी न्यूक्लियर लेमिना। प्रोटीन कौन सी थी? लेमिन प्रोटीन। और कौन से फिलामेंट थे? इंटरमीडिएट। अरे तीन आए थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसलिए था क्योंकि इनका डायमीटर उन दोनों के बीच का था। तो पहला बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल से माइक्रोट्यूब्यूल्स में तो प्रोटीन आ गई थी ट्यूबुलिन, 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन थी, वो होलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फिर हमने बताया था माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आते ही आपकी मसल्स, एक्टिन आते ही मसल्स आ गया था। इन दोनों के बीच के लेमिन प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसका सबसे मेन लोकेशन ही था इनर न्यूक्लियर के भी अंदर की ओर। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन अटैच्ड होंगे? ये रहे इंटरमीडिएट फिलामेंट। बस, तो इसमें इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिख लो न्यूक्लियर लेमिना, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना उपस्थित होती है कहां? इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें लिख लियो, इसकी आंतरिक सतह पर न्यूक्लियर लेमिना उपस्थित होते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर लेमिना। और कहां होंगे? इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर की ओर प्रेजेंट होंगे बेटा जी, कौन? न्यूक्लियर लेमिना। इसको सिंपली अपन समझा दें, ये वाली जो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बेटा जी अपन ने बोला था न्यूक्लियर लेमिना। प्रेजेंट इनसाइड इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन? न्यूक्लियर लेमिना। अब लेमिना का रोल वहां भी बता दिया था, यहां भी लिख लियो। न्यूक्लियर लेमिना बेटा जी क्या प्रोवाइड करेंगे? एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहारा, सपोर्ट। एक और रोल था बेटा जी, मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस। मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस। ये लो, तो इनर साइड ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन आ गए? न्यूक्लियर लेमिना आ गए, जिसमें लेमिन प्रोटीन थी, वो पीछे देख लेना बच्चों। और वो फिलामेंट कौन से थे? इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देंगे, यांत्रिक सहारा, और उसकी शेप को मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बस सीधा सा है। आउटर से आप राइबोसोम जोड़ देना और आउटर से ईआर को कंटिन्यू कर देना। तो इसमें न्यूक्लियर लेमिना उपस्थित होता है, और न्यूक्लियर लेमिना यांत्रिक सहारा देगा और न्यूक्लियस की आकृति को बनाए रखेगा।
अगला बेटा जी इसमें चलते हैं अपन इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर एक दो लाइन और छोटी मोटी, और इन पोर को क्या कहा था? न्यूक्लियर पोर। अब देखना बच्चों, ये जो न्यूक्लियर पोर है ये कहां बनते हैं? पहली चीज बोर्ड पे देखो, पोर बनेंगे, ये मेम्ब्रेन आउटर, ध्यान से देखना, ये है इनर। तो जहां आउटर और इनर आपस में फ्यूज हो गई, देख लो बच्चों, यहां आउटर और इनर आपस में फ्यूज हो गई, यहां भी आउटर और इनर फ्यूज। तो जहां दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है, उसी स्पेस को आपने क्या बोला था? न्यूक्लियर पोर बोला था। तो पोर वो जगह है जहां दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, बाकी जहां फ्यूज नहीं होती वहां स्पेस है, तो इस स्पेस को बोल दिया था आपने पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलियो सिंपल एक लाइन लिख लें न्यूक्लियर पोर से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक लाइन बेटा जी मेंशन कर लो पहले, कल से कनेक्टेड है। कल जब आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कौन सी फेज में करते हो? इंटरफेज में करते हो। क्यों करते हो? इंटरफेज बेटा जी आपको बताई थी, दो डिवीजन के बीच का टाइम ड्यूरेशन, जब सेल डिवाइड नहीं होती, अगले डिवीजन के लिए खुद को रेडी करती है, तैयार करती है। इंटरफेज में स्टडी इसलिए पॉसिबल होता है बेटा जी क्योंकि उसके लिए उसके अलावा दो तीन फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये डिवीजन में चार फेज आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पढ़ेंगे अगला पॉइंट, सेल डिवीजन ही आ रहा है। ये चारों डिवीजन है। जब डिवीजन ना हो तो ये है इंटरफेज, इंटरफेज में डिवाइडेशन नहीं हो रहा, फिर चालू हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार शो करता है सेल के डिवाइडेशन को। इंटरफेज में डिवाइडेशन, तो ये भी डिवाइडेशन है, ये भी डिवीजन, तो बीच में कौन आ गई? इंटरफेज। तो बेटा जी इंटरफेज में स्टडी इसलिए किया क्योंकि उस समय सेल डिवाइड और न्यूक्लियस अपनी पूरी शेप में होता है, उसमें मेम्ब्रेन और सब प्रेजेंट होगी। तो जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, डिसअपीयर, और जब टीलोफेज आएगा तो धीरे धीरे वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। प्रोफेज में हट गई क्योंकि क्रोमोसोम को बेटा जी डबल करना है, डिवाइड करना है, तो प्रोफेज में हट गई और टीलोफेज तक आते आते फिर बनेगी। तो जब आप इन स्टेज में न्यूक्लियस को देखोगे तो उसकी कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम रहेगा कब? इंटरफेज। तो बेटा जी एक लाइन आती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपसे पूछा डिसअपीयर कब हुई? डिसअपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज, और रीअपीयर टीलोफेज, और रीफॉर्म्ड कब होगी? टीलोफेज में। दो लिख देना जो सेल डिवीजन से कनेक्टेड बातें हैं कि केंद्रक झिल्ली प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज अवस्था में गायब हो जाती है, डिसअपीयर, हट जाएगी, और टीलोफेज में वापस बन जाती है। तो डिसअपीयर होगी प्रोफेज में, वापस अपीयर होगी टीलोफेज में, रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। तो चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसी सीक्वेंस में बेटा जी अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो हट गई प्रोफेज में और टीलोफेज में वापस आ गई, इसलिए जब आप स्टडी करोगे तो सबसे बेस्ट टाइम कब रहेगा? इंटरफेज। दो डिवीजन के बीच का टाइम इंटरफेज या अंतरावस्था। चलो प्रोफेज टीलोफेज के बाद बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही अपन चल रहे हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियर पोर, फिर इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, केंद्रक रंध्र। न्यूक्लियर पोर, पहला पॉइंट चल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी में हमने लिखा है न्यूक्लियर पोर, केंद्रक रंध्र। तो न्यूक्लियर पोर कहां? जहां दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होगी। न्यूक्लियर पोर में लिख लो इंटरप्टेड एरिया और रीजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली का, इंटरप्टेड को क्या बोलेंगे? बाधित क्षेत्र। केंद्रक झिल्ली का
इंटरप्टेड बाधित क्षेत्र होगा बच्चों जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इंटरप्टेड एरिया ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जहां आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि नहीं है ही नहीं ना, हटी गई ये रहा। हेलो, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं वही स्पेस क्या कहला रहा है, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यू नहीं होती बेटा जी, उसके बीच का जो इंटरप्शन है, इंटरप्टेड जो एरिया है वही आपका क्या बना देगा, न्यूक्लियर पोर। तो हमने लिखा इंटरप्टेड एरिया और रीजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली का बाधित क्षेत्र। नेक्स्ट बनेगा कैसे, फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली के संलयन या जुड़ने से बनता है। केंद्रक झिल्ली के संलयन या जुड़ने से निर्मित होगा। तो जहां बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई वहीं कौन बन गया, न्यूक्लियर पोर बन गया। तो बाई फ्यूजन ऑफ, फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर बात। अब इनका डायमीटर देखना बच्चों, न्यूक्लियर पोर का जो डायमीटर है वो लिख लो आप 30 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, 30 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। काम क्या है वो अपन समझते हैं, कल बता भी रहे थे। हाँ, जो प्रोडक्ट बना वो आ जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं किसके बीच, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे होगा, वाया न्यूक्लियर पोर। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है बच्चों, सिंपल से डायग्राम में 2 वर्ड अपन और इसको समझते हैं, फिर से अपना एक बार फिर बना लियो। न्यूक्लियर पोर इस स्ट्रक्चर से बेटा जी वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट है ये साथ। अब देखना न्यूक्लियर पोर में बनाओ साथ साथ, इसमें 2 वर्ड और बच्चों आते हैं। तो पहला आप समझ गए कि न्यूक्लियर जहां पोर होगा वहां मेम्ब्रेन नहीं होगी, दिख रहा है अपने को, क्लियर है। और जहां बनते हैं बच्चों, जहां दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होगी, ये बात क्लियर। अब बाहर है आपका साइटोप्लाज्म, अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का जो बच्चों एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब देखना 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं इससे कनेक्टेड। क्लियर है न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर पे बच्चों जो आना जाना है, मटेरियल आ रहा है जा रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए यहां एक स्पेशल प्रोटीन होती है। इस हेक्सागोनल प्रोटीन के लिए एक वर्ड आएगा यहां, ऐसी हेक्सागोनल प्रोटीन ये प्रेजेंट होती है सारे न्यूक्लियर पोर पे। ये बना लियो। तो जहां न्यूक्लियर पोर है इसमें मैंने एक प्रोटीन बनाई बच्चों, इस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ऑक्टागोनल, यानी ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर। वर्ड लिखो फिर इसका रोल समझते हैं अपन। 8 कोने, उसको ऑक्टागोनल बोल दिया बच्चों। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन जिसको अपन ने बोला ऑक्टागोनल, न्यूक्लियर पोर के ऊपर, ये न्यूक्लियर पोर है यहां, और हर न्यूक्लियर पोर को बेटा जी गार्ड कर रहा है एक स्पेशल प्रोटीन दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जो कैसी है, ऑक्टागोनल। कैसे पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है देखना। लिख लिया वर्ड। अब देखो बोर्ड पे आओ एक बार। अब बच्चों यहां आपका डीएनए कहां है, न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए ने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। आरएनए से आपको बनानी है प्रोटीन, प्रोटीन के लिए चाहिए आपको राइबोसोम। राइबोसोम कहां है, इस प्रोटीन को बाहर भेजना है। बाहर किससे आएगा,
और ये मान लो पोर है, न्यूक्लियर पोर, और बेटा जी ये जो अपनी फिंगर है ये मान लो प्रोटीन है, कौन सी, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। तो न्यूक्लियोपोर को इस न्यूक्लियोप्लाज्मिन ने कवर किया हुआ है, और इसके थ्रू जो भी एक्सचेंज होगा उसे एक तरह से कंट्रोल कौन कर रही है, ये वाली प्रोटीन। अब जो आरएनए बना, देखना बच्चों, ये जो आरएनए बना इस पोर से होता हुआ कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, और इस आने जाने को कंट्रोल किसने किया, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। अरे विंडो है, खुली हुई है, वो न्यूक्लियर पोर है, विंडो पे आपने ये लगा दी, खिड़की लगा दी, गेट लगा दिया, वो एक तरह से कौन हो गया। तो मैं इसको बंद कर दूं तो एक्सचेंज नहीं होगा, खुल जाए तो एक्सचेंज हो सकता है। तो जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा जी, वो कंट्रोल करेगी न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जिसकी शेप कैसी है, ऑक्टागोनल, 8 आर्म्स इसको मान सकते हो, इसलिए बोल दिया ऑक्टागोनल। अब देखियो एक्सचेंज इसका क्या रोल, तो न्यूक्लियर पोर में मेंशन कर लेना, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लास्ट नेक्स्ट लाइन बेटा जिसमें लिख लो कि न्यूक्लियर पोर is guarded by न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। न्यूक्लियर पोर का नियमन जो है गार्डेड बाई न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। न्यूक्लियर पोर गार्डेड बाई न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। तो केंद्रक रंध्र का नियंत्रण, केंद्रक रंध्र का नियंत्रण न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन द्वारा होता है। केंद्रक रंध्र का नियंत्रण न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन द्वारा होता है। अब दोनों को मिलाकर के यहां न्यूक्लियर पोर भी है और न्यूक्लियर पोर पर बेटा जी न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन भी है। इन दोनों को कंबाइनली बोला जाएगा, कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसमें लिख लियो न्यूक्लियर पोर विद न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को मिला करके, न्यूक्लियर पोर तो है ही है, उसके ऊपर ये जो प्रोटीन है जिसने इसको गार्ड कर रखा है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। दोनों को मिला करके बेटा जी हम क्या बोल लेंगे, केंद्रक रंध्र संकुल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, दोनों कंबाइनली कहलाएंगे। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की बच्चों, इन्हीं पोर से अलग अलग मटेरियल को क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब पहली बात देखो, लिख लिया, ये बात बेजे में घुस रही है ना। पोर को मैंने क्या बोल दिया, पोर के ऊपर वाली प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कैसी है, ऑक्टागोनल है। अब पोर और इस प्रोटीन दोनों को अगर मिला दिया जाए बच्चों, इन दोनों को कंबाइनली बोल सकता हूं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इससे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो होगा। अब ये ध्यान रखो, ट्रांसपोर्टेशन बेटा जी हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का मतलब दोनों तरफ। देखो जो आरएनए बना वो बाहर आ गया, अब साइटोप्लाज्म ने उस आरएनए से क्या बना दी, और प्रोटीन से बने एंजाइम। तो कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियोप्लाज्म को भी होती है, अभी नाम लिखाऊंगा मैं। तो वो प्रोटीन और उससे बनने वाले एंजाइम साइटोप्लाज्म से कहां गए, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भी आएगा और साइटो से वापस, तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों साइड में हुआ, दैट्स कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे कंट्रोल करेगा न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। तो अगली लाइन ये लिख लो, न्यूक्लियर पोर में बच्चों कि न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट materials between nucleoplasm
एंड साइटोप्लाज्म। हिंदी में लाइन लिखना कि केंद्रक रंध्र, हिंदी लिखते ही नहीं होगे, हिंदी वाले लाडे सुनो लिख लिया करो, यहां तो थे अंग्रेज हो गया सारा। न्यूक्लियर प्रोटीन जो है, न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। हिंदी की लाइन बच्चों आएगी कि केंद्रक रंध्र न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म के मध्य विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। केंद्रक रंध्र न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म के बीच विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, चैनल प्रोवाइड कराएगा, उसी के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज। तो न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फिर हिंदी बोल रहा हूं, केंद्रक रंध्र न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म के मध्य विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। ये आ गया। अब वो ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, अगली लाइन वो लिख लो, कैसा होगा, यूनिकी बाई। ये ट्रांसपोर्टेशन बेटा जी बाई डायरेक्शनल होता है, परिवहन जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, द्विदिशीय होगा, दोनों साइड में होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड में होगा। कुछ चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आएगी और बेटा जी कुछ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी। कैसे आएगी, आप उसको ऐसे समझा सकते हो, एक तरफ लिख लो साइटोप्लाज्म, इधर बेटा जी अपन ने लिखा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों के बीच अपन ने बना दिया, ये लो, इस वाले एरो का मतलब दोनों साइड में। वो मटेरियल मान लो आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं। तो आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, इनका आना जाना साइटोप्लाज्म और किसके बीच होगा बेटा जी, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर भी आएगा, दोनों होंगे, वो भी बताऊंगा मैं। चलो तुम गोचे कर रहे हो तो इसको इधर लिख लो, बाकी ये भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलस में आएगा और जाएगा, दोनों ही होगा। नहीं, पीएच में कुछ डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए की अमाउंट हाई, डीएनए ज्यादा, 95%, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन सब उसमें बिल्कुल पूरा ही चेंज है। सेल ऑर्गेनेलिस में उसमें है ही नहीं, कंपोनेंट तो चेंज ही हो गए ना। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच, अब ठीक है वो आप अभी अपन ये देख रहे हैं मोटे तौर पे बेटा जी कि जो आरएनए बना कहां, वो कहां गया, और प्रोटीन गई उधर। अभी ये सोच रहे हैं, अभी अपन जब न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन, तो वहां पता चल जाएगा कि जो आरएनए अब न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा आरआरएनए, वो राइबोसोम बनाने के लिए बाहर भी आएगा और बनने के बाद फिर से अंदर, दोनों साइड में होता है। वो आगे दिख लेंगे, यहां तो आप इतना ही समझ लो एक बार। इन दोनों के बीच एक्सचेंज कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, आएगी भी और जाएगी भी। ये अपन ने डिस्कस कर लिया पहला पॉइंट, फटाफट मैं उसको रिकॉल करूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। पहला बच्चों न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में सबसे पहला अपन ने आज लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो कंटिन्यू विद ईआर, मेनली वो आरईआर होती है। इट बियर्स राइबोसोम, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वो लाइन यहां भी लिख लेना। बनाने वाला कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाई, कौन बनाएगा, ईआर। और अगर एक आंसर देना हो तो मेनली आरईआर। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा जी, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आईपीएमटी नीट में पूछा भी था, वही मेंशन कर लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाई ईआर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्यों, कोई भी साइट ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बोल दे तो आप क्या आंसर दोगे, ईआर, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और
लिपिड की, और वो बनाएगा कौन? ER। इनमें भी आपको एक आंसर देना हो, RER भी है, SER भी है, तो आपका बेस्ट आंसर मेनली RER। उसके दो रीजन, प्रोटीन ज्यादा होता है और मेम्ब्रेन पे जुड़े ही कौन है? राइबोसोम जुड़े हुए हैं आउटर मेम्ब्रेन पर। यहां कौन जुड़े हुए थे? राइबोसोम। क्लियर बात? आगे चलें। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा जी ये इनर वाली है, इसके भी अंदर ये कौन है? न्यूक्लियर लेमिना। इट्स एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब अंदर की ओर है तो काम होगा उसे मैकेनिकल सपोर्ट देना और न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन रखना। तो अगर हम इस लेमिना को यहां से हटा दें तो बेटा जी न्यूक्लियस की शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, तो शेप को मेंटेन करता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज, रीअपियर इन टीलोफेज। 4 स्टेज पढ़ोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो डिवीजन में आएगा। तो इस टाइम मेम्ब्रेन हटती है, बनती है, इसलिए अगर न्यूक्लियस की प्रॉपर स्टडी करनी हो तो बेटा जी बेस्ट टाइम रहेगा इंटरफेज, उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन और सब प्रेजेंट रहेंगे। फिर आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह कौन है? न्यूक्लियर पोर है। पोर का मतलब जहां मेम्ब्रेन नहीं है, दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, तो इसमें लिखा इंटरप्टेड एरिया ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच का एरिया जहां मेम्ब्रेन नहीं है। कैसे बनी? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जुड़ने से बनी। इनका डायमीटर इतना नैनोमीटर होता है। कल आपको मैंने स्पेस का डायमीटर बताया था, 10 to 50 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power -9। माइक्रो से बड़ा कि छोटा? छोटा, माइक्रो से छोटा। राइबोसोम की साइज इसमें आई थी। और न्यूक्लियर पोर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बेटा जी, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। वो प्लाज्मिन प्रोटीन इन पोर की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। पोर है तो काम होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसे कंट्रोल करने वाली प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन। तो पोर और पोर के ऊपर की प्रोटीन मिलकर क्या कहलाया? न्यूक्लियर पोर का कॉम्प्लेक्स। अब हमने पोर का काम पढ़ लिया कि पोर है प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा वाया न्यूक्लियर पोर। क्लियर? अब बच्चों ये ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरफ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल। तो कुछ प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आएंगे, कुछ वापस आएंगे, ये एक्सचेंज होता रहता है। ये पहला पॉइंट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके ऊपर मिलने वाले न्यूक्लियर पोर। अगला पॉइंट बेटा जी स्ट्रक्चर में सेकंड लिख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर के बाद अपन बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हो, कैरियो तो समझ ही जाना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। सेकंड, 4 पार्ट थे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट, जिसमें आउटर और इनर की बच्चों बात की। अब आया न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी नाम दिया केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, इसको मैं बोल दूंगा केंद्रक द्रव्य। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के इसके बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मीनिंग लिख लो, मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। केंद्रक के भीतर भरा पदार्थ, केंद्रक के भीतर उपस्थित मटेरियल। तो मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो केंद्र के अंदर जो भी भरा हुआ बच्चों वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, केंद्र के अंदर होता है। अगर इसकी पीएच की बात आए तो लगभग 7.4 के लमसम होती है। और 7.4 का मीन कैसा होगा? बेसिक होगा, एल्केलाइन होगा, क्षारीय होगा। कुछ जगह 7.0 भी कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस इसकी 0.5 तक कम ज्यादा हो सकती है, 7.0 तक कंसिडर कर लेते हैं। तो एल्केलाइन, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका कैसे है? एल्केलाइन है। तो केंद्रक के अंदर जो भी भरा हुआ है वो सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसकी पीएच एल्केलाइन होगी, क्षारीय होगी। अगला पॉइंट, अब बच्चों इसमें होता क्या है? क्या क्या होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में? कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म,
केंद्रक द्रव्य के घटक, बोलो देखे। सबसे मेन वो जो नेट थी, वो जो फाइबर थे वो क्रोमेटिन, हालांकि उनको अलग से पढ़ेंगे लेकिन इसके कंपोनेंट है, तो लिख लो न्यूक्लियोप्लाज्म के घटक, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पहला घटक बेटा जिसमें लिख लें अपन क्रोमेटिन फाइबर, अगला पॉइंट अलग से आएगा ये क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर होता है। क्रोमेटिन फाइबर के अलावा बेटा जी इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, डीएनए एंड आरएनए भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही है ये। तो क्रोमेटिन है, न्यूक्लिक एसिड है, कुछ प्रोटीन भी बेटा जी होती है यहां, प्रोटीन यहां दो टाइप की मिलेगी बच्चों, एक को नाम देंगे हिस्टोन प्रोटीन, एक आएगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लिखो अपन बात करेंगे इसकी, देखो क्या है। एक मैंने लिखा यहां न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, और लास्ट इसमें कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस में क्या क्या है? हाँ न्यूक्लियोलस भी लिख लो, इसी का पार्ट है, उसको अलग से स्टडी कर लेंगे अपन, लेकिन होता वो इसी में ही है। न्यूक्लियोलस, ये सारे कंपोनेंट बेटा जी किसमें भरे हुए हैं? अपने न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे क्रोमेटिन है, ये 3rd नंबर पे स्टडी करेंगे अपन, और 4th लास्ट आपको क्या लिखाया था? न्यूक्लियोलस, लेकिन होते हैं इसी में, अपन ने लिख लिए। तो सबसे पहला बच्चों आया क्रोमेटिन फाइबर, लिख लिए सारे नाम, इसको अलग से पढ़ना अपने को, कल डायग्राम में बता भी रहे थे, ऐसे फाइबर होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर है, खूब सारे फाइबर मिलकर क्या बना दिया था? क्रोमेटिन का नेट बना दिया था ये लोग। बस इसको इतना नाम याद रखो, अगला 3rd पॉइंट पर आ ही जाएगा। यहां एक बात करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड की, तो मेन कौन है? डीएनए, देन आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन बेटा जी दो नाम आते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये थोड़ा सा समझना। हिस्टोन जो प्रोटीन है इसको यूज करेंगे अपन, बाकी 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में आएगी। अब देखो है क्या बच्चों, डीएनए जो होता ना, आपकी अगर एक सेल की बात करूं मैं, 2 का मतलब कौन सी सेल? डिप्लॉइड। अगर अपनी बात करें तो 2 का मतलब कितने क्रोमोसोम है? मॉलिक्यूलर बेसिस वहां आया था, उसमें आएगा डिटेल में। यहां इतना ध्यान रखो, एक सेल के अंदर कितना डीएनए? 2 मीटर। 1 मीटर में कितने फुट? 3 फुट। 1 मीटर में 3 फुट होते बेटा जी। तो आपकी एक सेल में डीएनए कितने फीट का है? अरे अपनी हाइट जितना, इतना बड़ा तो डीएनए आपकी एक सेल में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक मीमची सी सेल, डू यू नो अबाउट मीमचा? और मीमची सेल आंखों से दिखती नहीं है, उसमें कितना बड़ा? 2 मीटर लंबा डीएनए है। अब इतने बड़े डीएनए को बच्चों सेल में कैसे अरेंज किया जाएगा? वही बात है, आपकी हाइट है 6 फुट, कहीं तो 4-4 फुट के होते हैं, 5 फुट के भी हैं, कई मास्टर जी 5 के 5.5 के होते हैं आपके, ना नाम नहीं लूंगा मैं तो होते हैं। तो उनसे भी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल आप में कितनी है पता है? एलिमेंट्री कैनाल की आपके एवरेज फिट है 24, आपकी एलिमेंट्री कैनाल 24 फीट की है बेटा जी। हाइट मान लो 6 फुट है, ये इतनी है, हाइट से 4 से 5 गुना बड़ी, तो कैसे एडजस्ट हुई? कोइल्ड होती है, हाईली कोल्ड घुमी हुई है, एडजस्ट होगी। वही फंडा यहां है, डीएनए 2 मीटर लंबा है इन ईच एंड एवरी सेल, लेकिन वो सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड। तो हाथ पैर की सारी डिप्लॉइड सेल है। इतने बड़े डीएनए को मैंने एडजस्ट कैसे किया? पतंग उड़ाइए, धागा होता है, उस धागे को मान लो वो डीएनए है, किस पे समेटते हैं? चरखी। चरखी होती ना, हाथ में लच्छी बनाइए कभी, या उसको चरखी में समेटते हैं। तो कितना ही बड़ा धागा हो, उस छोटी सी चरखी में आप इजीली उसको लपेट सकते हो। यहां वो जो चरखी है बेटा जी, वो कौन है? हिस्टोन। और धागा आपका डीएनए, ये हिस्टोन है। इस पूरे हिस्टोन के चारों तरफ कौन आ गया? डीएनए आ गया। तो इतना बड़ा डीएनए एक स्पेशल प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, बाइंड रहता है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो किसको पकड़े रखेगी?
इतने बड़े डीएनए को, तो डीएनए लिपटा हुआ रहेगा किस पर? हिस्टोन पर। तो यहां नॉन हिस्टोन की बात मैं नहीं करूंगा, आगे समझेंगे। मेन प्रोटीन यहां कौन है? हिस्टोन, जो किसको पकड़ के रखेगी? डीएनए को। अब देखना बच्चों, दो चार बातें यही क्लियर कर लो। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? डीएनए थोड़ा बहुत तो जानते हो डीएनए के बारे में। डीएनए किसका बनता है? अरे नाम ही डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर का है। इसमें होता है फॉस्फेट। डीएनए में फॉस्फेट होता है। तीन चीजें आएंगी डीएनए बच्चों, एक तो शुगर आएगी, एक नाइट्रोजनस बेस में बता रहा था, प्यूरिन, पायरिमिडीन एक दिन बताए थे, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता, आया था ना याद? वो होते हैं। एक इनमें होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट पे कैसे बॉन्ड है? नेगेटिव। तो डीएनए जो आपका उस पर चार्ज होगा, डीएनए पे याद रह जाएगा नेगेटिव चार्ज है। तो जिस डीएनए जिस प्रोटीन से जुड़ेगा, किससे? इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो हिस्टोन पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज डीएनए उस पर आसानी से क्या हो गया? चिपक जाएगा, लिपट जाएगा। तो अगर मैं हिस्टोन और डीएनए को मिलाकर चार्ज पूछूं, न्यूट्रल। अकेला डीएनए नेगेटिव, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, इसलिए डीएनए नेगेटिव होता है। जिस प्रोटीन से चिपकेगा पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, और जब दोनों मिल गए ओवरऑल चार्ज यहां क्या बता सकते हो? न्यूट्रल और जीरो। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका कौन है? न्यूक्लिक एसिड है, उसमें भी ज्यादा डीएनए। यही आगे क्या बनाएगा? आरएनए। डीएनए जिसके साथ बाइंड होगा दैट्स हिस्टोन प्रोटीन, ये चार्ज नेगेटिव रखेगा और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डीएनए काफी बड़ा है। इतने बड़े डीएनए को आप खुला नहीं छोड़ सकते, हमें उसको बाइंड करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। लपेटने के लिए वहां कौन आ गई? हिस्टोन आ गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें अपन, फिर मैं न्यूक्लियोटाइड पे आता हूं बच्चों। तो इसमें लिख लियो न्यूक्लिक एसिड में कि मेन जो न्यूक्लिक एसिड है, यहां लिख लो न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए बाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन। वहां एक लाइन लिखना है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बंधा रहता है, जुड़ा रहता है। डीएनए बाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बंधित होता है, जुड़ा रहता है। क्यों रहता है? उसका रीजन आ गया कि डीएनए 2 मीटर लेंथ का है, 2 ही नहीं 2.2 होता है, 2.2 मीटर होता है एक्चुअल। तो बेटा जी एग्जैक्ट इसका तो मैं आगे 6 चैप्टर में आपको बता दूंगा। तो डीएनए बाइंड विद स्पेशल प्रोटीन जो कैसी है? हिस्टोन। और साथ में चार्ज लिख लेना बेटा जी। डीएनए के ऊपर चार्ज आप क्या लिखोगे? ये है नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए बाइंड विद ए स्पेसिफिक प्रोटीन हिस्टोन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए जिस प्रोटीन के साथ अटैच रहेगा वो कौन सी होगी? हिस्टोन होगी। अब एक ही आ जाए कि न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 न्यूक्लिक एसिड है, ज्यादा डीएनए होगा, 2 प्रोटीन है, ज्यादा हिस्टोन होगी। तो इन दोनों में भी मेंशन कर लो। नॉन हिस्टोन का रोल भी बता दूंगा आगे, यहां यूज नहीं होना इसका। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए इज मोर देन आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है बच्चों। प्रोटीन में अमाउंट ऑफ हिस्टोन इज मोर देन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन ज्यादा होगी और उधर डीएनए ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पहले क्रोमेटिन फाइबर, आगे पढ़ेंगे, तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड में कौन ज्यादा? डीएनए। प्रोटीन में ज्यादा हिस्टोन। काम दिमाग में घुसा लेना, हिस्टोन है तभी डीएनए उससे लिपटा रहेगा, बिना हिस्टोन के इतना बड़ा डीएनए सेल में पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। और अब आते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड पे। ये क्या है? तीसरा पॉइंट न्यूक्लियोटाइड। बोलो। उसके लिए बेटा जी मैं थोड़ी सी डीएनए की आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तभी पल्ले पड़ेगा ये चीज। ये देखना, ये मान लो अपना डीएनए आरएनए दोनों है। डीएनए आरएनए को मिला करके क्या बोल देते हैं? पहले सुन लेना, न्यूक्लिक एसिड। थोड़ी सी स्ट्रक्चर जान लो इसकी, तब वो पल्ले पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड दोनों है अपने पास, डीएनए और आरएनए। तो बेटा जब एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं उसमें 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपको डीएनए आरएनए बनाना है तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपको चाहिए शुगर, शुगर होती है शर्करा। डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज, नाम है राइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, ये शुगर होती है बच्चों। दूसरा इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजिनस बेस। ये मैंने आपको 2 बता दिए थे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तीसरा इसमें एक एसिड आएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। यही H3PO4 बेटा जी क्या प्रोवाइड कराएगा? फॉस्फेट। इसी वजह से इन पर ओवरऑल चार्ज होता है नेगेटिव। इसकी वजह से सुनो पहले पूरी बात। अब डीएनए के पास जो शुगर है इसको बोला जाता है बेटा जी पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब कार्बन कितने होंगे? 5। ग्लूकोज में कार्बन C6, 6 है तो शुगर हेक्सोज। इसमें कार्बन 5, फॉर्मूला है C5H10O5। ये फिक्स होते हैं फॉर्मूले, बायोमोलिक्यूल याद है क्या? C5H10O5। कितने कार्बन? 5 है तो शुगर पेंटोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखोगे C6H12O6। तो कार्बन हाइड्रोजन बराबर होते हैं, ये डबल होता है, तो यहां दोनों 5 और ये 10। तो पेंटोज का मतलब शुगर 5 कार्बन वाली होती है। नाइट्रोजिनस बेस बच्चों इसमें 2 होते हैं। एक को मैं बोलूंगा प्यूरीन, एक वर्ड लिखूंगा मैं पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। अब मैंने आपको बता दिए थे प्यूरीन 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन बेटा जी 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जब डीएनए बनेगा तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा, बचा कौन? ये क्या करता है इसको समझते हैं। तो पहले साइड में एक बार ये बना लो कि चाहे मैं एक डीएनए की बात करूं चाहे एक आरएनए की बात करूं, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। तब ये न्यूक्लियोटाइड वर्ड समझ में आएगा है क्या। न्यूक्लिक एसिड 2 है, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए। शुगर बोल दी मैंने पेंटोज, जिसमें कार्बन हो 5, कार्बन है 5। इसको अलग से बॉक्स में, एक्स्ट्रा ज्ञान है बॉक्स में उधर पैक करना। ये न्यूक्लियोटाइड वर्ड समझाने के लिए हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक, ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन होता है। और H3PO4 को क्या बोलोगे? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। एक जगह और आता है ये। सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड ज्यादा था? फॉस्फोलिपिड। लिपिड के साथ क्या जोड़ा था? फॉस्फेट। वो यही फॉस्फेट होता है H3PO4। H3PO4 का काम है क्या प्रोवाइड कराना? फॉस्फेट, PO4। इसी वजह से डीएनए पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, ये जिम्मेदार है नेगेटिव चार्ज के लिए। नीट 18 में सीधा इक्वेशन आ गया था, डीएनए पे चार्ज होता है, आंसर था नेगेटिव। बस हिस्टोन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तभी एक दूसरे से फ्यूज होंगे, अटैच होंगे, बाइंड होंगे। तो शुगर बच्चों पेंटोज है जिसमें 5 कार्बन मिलेंगे, नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब इसमें मैंने लिख दिया, वहां बता रखा है मैंने, पीछे बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यू नया वर्ड आ गया, यू को मैं बोलूंगा, उस दिन यू नहीं बताया था, यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। कहां बताए थे ये? अच्छा, जीसी रिच बताया था अपन ने प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम आया था जीसी रिच डीएनए। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये यूरेसिल क्यों आया उसका भी रीजन देख लो, लिख लिया ही था। अब देखना बच्चों, एक चीज सुनो, डीएनए में एक छोटा सा डिफरेंस है डीएनए आरएनए का। डीएनए में एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, आरएनए में थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। आरएनए में एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल से और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से। मतलब जो यूरेसिल मैंने लिखा है ये आपको किस में मिलेगा? आरएनए में। और जो थाइमिन बेटा जी लिखा है ये प्रेजेंट होगा डीएनए में।
इस बॉक्स को कंटिन्यू कर देना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब मैं आपको बता रहा था तो वहां बेटा जी मैंने थाइमिन बताया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन था? डीएनए था, और डीएनए में कौन होगा? थाइमिन। और अगर आरएनए की बात करूं तो थाइमिन रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल। इतना चेंज होता है डीएनए आरएनए में। एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। बॉन्ड वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच डबल, इनके बीच ट्रिपल। इतनी बात समझ आई? सर इस पूरी बात में न्यूक्लियोटाइड वर्ड तो कहीं आया ही नहीं, जिसको अपन समझ रहे हैं। आया है, कहां आया देखो। इसी को मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में बेटा जी तीनों चीजें आ गई, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या कहलाया? न्यूक्लियोटाइड। और इसलिए बेटा जी न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट, वो बेटा जी क्या कहलाया? न्यूक्लियोटाइड कहलाया। और इसी को मैंने बोल दिया न्यूक्लिक एसिड की इकाई। करते हैं क्लियर? लिखो यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या कहलाया? न्यूक्लियोटाइड कहलाया। लिख लिया? अब देखो अपने को बच्चों डीएनए बनाना है। सुनो एक बार, आपको क्या बनाना है? एक डीएनए न्यूक्लिक एसिड बनाना है। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए, तीनों आपस में जुड़ गई। एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट जुड़ा। इन तीनों का एक साथ जुड़ना क्या कहलाया? एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मेरे पास है। एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये तीनों एक एक है। लेकिन बच्चों डीएनए तो काफी बड़ा है, तो ऐसे जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, अरे पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है, तो पॉलीमर में ऐसे मैंने 100-500 न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में जोड़ दिए। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की क्या हुई? इकाई। एक न्यूक्लिक एसिड, ये लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, मान लो ये बेटा जी एक न्यूक्लियोटाइड है। एक ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड से जुड़ गए, ये लो। इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को मिलकर मैं क्या बोल दूंगा? न्यूक्लिक एसिड। अरे वही बात होगी ना, खूब सारी सेल मिलकर टिश्यू बना देगी, टिश्यू जुड़ गए तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम। तो एक अकेला न्यूक्लियोटाइड, अरे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज है, ऐसे कई ग्लूकोज जोड़ दिए, ये लो क्या बन गया? सेलुलोज मान लो, स्टार्च मान लो, कुछ भी मान लो। तो सेलुलोज होता है पॉलीमर, ग्लूकोज उसका एक मोनोमर, यूनिट हो गई। न्यूक्लिक एसिड पूरा पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड उसका एक मोनोमर, यूनिट हो गई। तो इस न्यूक्लियोटाइड से ही बेटा जी क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। और एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब 1 शुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस और 1 फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड मिला। और उस न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन भी है, यूरेसिल भी है। तो चाहे तो डीएनए बना दे, चाहे तो आरएनए बना दे। तो डीएनए आरएनए की यूनिट बेटा जी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें मेंशन कर लेना यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ गए, अरे एक मैं अकेला न्यूक्लियोटाइड हूं, अपन सारे न्यूक्लियोटाइड है, एक चेन में जुड़ गए, मिलकर क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। उसका एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड मुझे भी अलग अलग करें, तो मान लो ये मेरा शुगर हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है, तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई आपस में जुड़ गए तो बन गई न्यूक्लियोटाइड की चेन, और वही है न्यूक्लिक एसिड। अब अगर अपन सब में बेटा जी थाइमिन है तो हम डीएनए है, अगर अपने में यूरेसिल है तो हम आरएनए है। बस वो डिपेंड करता है थाइमिन और यूरेसिल पे। चलिए नेक्स्ट, अब जो यहां अपन ने वर्ड लिखा है, ये वाला वापस यही आऊं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है, आगे पढ़ेंगे अभी इसको। न्यूक्लिक एसिड है, ज्यादा कौन है? डीएनए है। प्रोटीन में भी ज्यादा कौन? इसलिए कि उस सारे डीएनए को लपेटना किसको है? हिस्टोन को। न्यूक्लियोटाइड समझ गए? न्यूक्लियोटाइड में बेटा जी न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है, एंजाइम है और एक न्यूक्लियोलस है। तो जो न्यूक्लियोटाइड आपने लिखा है, आना इस तरफ, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है तो वो वर्ड भी लिख लियो।
12th की चीजें भी आती है साथ साथ, तो इनको थोड़ा समझते चलो, आगे इजी हो जाएगा। मैंने लिखा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, क्या लिख दिए सर ये? एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट, बस ये न्यूक्लियोटाइड हो गए। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है? नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आरएनए की। अब मैंने डीएनए के लिखे, देख लो बोर्ड पे। अब मैं डीएनए के लिखा तो बेटा जी मैं लिखूंगा डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी। बात वैसे में घुसी। आगे डी लगने का मतलब डीएनए, डीऑक्सी, और डीएनए में यूरेसिल की जगह कौन है? थाइमिन है। तो मगर यूटीपी लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ गया आरएनए की बात हो रही है। ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन कौन? नाइट्रोजिनस बेस, वो एक शुगर से जुड़ा और साथ में कौन जुड़ गया? फॉस्फेट, तीनों जुड़कर बनाते हैं गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सब में बेटा जी नाइट्रोजिनस बेस बदल गए, साइटोसिन और यूरेसिल। ऊपर वाले जो 4 है वो 4 ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हो गए। और डीएनए में आपको आगे डी लिखा मिलेगा। ये वाले सारे न्यूक्लियोटाइड किसके हुए? 4 डीएनए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। रिक्वायरमेंट के टाइम वो डीएनए बना देंगे और जरूरत हो तो वो क्या बना देंगे? आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड क्यों जरूरी है बच्चों? तो आपके दिमाग में आ गया न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही, जुड़कर ही क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। इसलिए जो बार बार आप बोलते हो एनर्जी का सोर्स एटीपी, एक्चुअल में आरएनए है कि डीएनए है? आरएनए है। आरएनए क्यों है? क्योंकि उसमें आरएनए की शुगर होती है। आरएनए में कौन? राइबोज। तो ये बेटा जी आरएनए है, आगे काम आएगा। ये आरएनए कंपोनेंट होता है एटीपी। और मैं अगर डी लगा दूं तब वो डीएनए का, इसमें डीऑक्सी आ गया, डीएनए आ गया। चलो लास्ट इसमें आता है बच्चों एंजाइम। एंजाइम कौन से हो सकते हैं? कौन सी प्रोसेस हो सकती है यहां न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में? बेटा जी एंजाइम कौन से हो सकते हैं? डीएनए से क्या बनाना है? अब कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, आपको क्या देना पड़ेगा? बिना एंजाइम के रिएक्शन। तो डीएनए में न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन है? डीएनए। डीएनए से रिक्वायरमेंट के टाइम कौन बना? आरएनए बना। डीएनए कैसे बनेगा? अब एक बार डीएनए बन गया, ये पता क्या डीएनए अपना फॉर्मेशन खुद करता है? हाँ, रेप्लिकेशन सुना है? डीएनए अपने आप को खुद बना लेता है। और आरएनए बनता है डीएनए से। तो जो न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोप्लाज्म का डीएनए बच्चों, ये अपने आप को भी बनाएगा और आरएनए भी बनाएगा, मतलब खुद भी बनता है आरएनए। सुन लो प्रोसेस, सुन लो पहले। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है, दैट्स कॉल्ड रेप्लिकेशन। हिंदी में नाम दूंगा प्रतिलिपिकरण। अरे फोटोकॉपी, एक पेज दिया, इस पेज की 10 जीरोक्स निकालो, फोटोकॉपी मशीन में डाली, 10 निकल गए, वो 10 पेज उसके जैसे ही तो होंगे। तो जब डीएनए को इच्छा हुई कि मैं अपनी कॉपी बनाऊं, अरे भाई एक सेल है, एक सेल में डीएनए रहा, इससे डिवाइडेशन से 2 सेल बनी, तो दोनों में डीएनए जाएगा। इसने पहले अपनी क्या बनाई? कॉपी बनाई, और दोनों में कॉपी भेज देगा। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाया? रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, और जब रिक्वायरमेंट हो तो डीएनए से आरएनए बनना कौन बताएगा? प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप को बोला जाता है बेटा जी अनुलेखन। लिखना दोनों वर्ड। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाया? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। और दोनों प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम भी याद रखो। डीएनए से डीएनए बनने में एक एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज।
एज लग गया तो एंजाइम, और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो बेटा जी यहां एक एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो दोनों स्टेप और दोनों में यूज होने वाले एंजाइम। तो डीएनए अपना फॉर्मेशन खुद करता है, प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट्स कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइज कर देगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना देगा। डीएनए से आरएनए बनेगा तो काम आ गया आरएनए पॉलीमरेज। तो कहने का मतलब बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गए, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो जो एंजाइम लिखा है इसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड बेटा जी आरएनए पॉलीमरेज। दोनों एंजाइम आपको कहां मिलेंगे? इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों के रोल अपने को पता होना चाहिए, एक डीएनए से डीएनए बनवाएगा, एक डीएनए से आरएनए बनाएगा। डीएनए से डीएनए बनने को आप रेप्लिकेशन बोलो, जीरोक्स फोटोकॉपी, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो अब डिफरेंस भी आपको पता चल गया बच्चों कि डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो ज्यादा कोई चेंज नहीं करना, थाइमिन है दोनों में, यहां चेंज हो जाएगा, इस थाइमिन की जगह इधर यूरेसिल आ जाएगा। कि अगर डीएनए में बेटा जी एडेनिन के सामने कौन था? थाइमिन था, तो आरएनए में उसी एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा। ये चेंज होता है, वो प्रोसेस आप 12th में समझेंगे, वहां ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में आएगा, रेप्लिकेशन भी आएगा। एक और स्टेप आ जाएगी, आरएनए से आगे प्रोटीन कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन, वो आगे की बात है। तो इसको मैं फटाफट वापस रिकॉल करवा दूं। ये देख लो न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ नए नाम है लेकिन सब कनेक्टेड है बेटा जी, 2-3 बार देखोगे पढ़ोगे सब दिमाग में घुसेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमने दूसरा पॉइंट उठा लिया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है वो सारा क्या है? इसको आप क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहा था? मैट्रिक्स ही था ना। क्लोरोप्लास्ट में आपने उसको स्ट्रोमा बोल दिया था। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में सारा मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पूरा मटेरियल कौन है? न्यूक्लियोप्लाज्म। पीएच इसकी एल्केलाइन होगी, क्षारीय होगा। इसमें कंपोनेंट क्या क्या आएंगे? तो पहला क्रोमेटिन फाइबर, जिसको आप कल अलग से भी पढ़ोगे। ये एक बेटा जी फाइबर क्या है? क्रोमेटिन। कई फाइबर मिलकर क्रोमेटिन का नेट बना दिया। साथ में इसमें कौन है? डीएनए भी है, आरएनए, लेकिन ज्यादा डीएनए होगा। प्रोटीन, हिस्टोन और ज्यादा हिस्टोन। काम उस डीएनए को अपने ऊपर लिपेट के कौन रखेगी? हिस्टोन। बिना हिस्टोन के डीएनए नहीं रह सकता रे भाई। और साथ में आगे न्यूक्लियोटाइड, अलग अलग एंजाइम और एक न्यूक्लियोलस, सब न्यूक्लियोप्लाज्म में है। तो हमने कहा डीएनए बाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, क्यों? प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। तो हिस्टोन पे चार्ज पॉजिटिव, डीएनए नेगेटिव और वो पॉजिटिव एक साथ जुड़े, डीएनए ज्यादा, इधर हिस्टोन ज्यादा। अब आपको बोला कि न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए पहले आप न्यूक्लिक एसिड को समझो। न्यूक्लिक एसिड बेटा जी दो है, डीएनए और एक। डीएनए आरएनए की बात अगर करूं तो उसमें शुगर है, 5 कार्बन वाली पेंटोज। नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 है, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन 3 है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल कहां? आरएनए में। थाइमिन कहां? डीएनए में। तो हमें पता है एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से, बट आरएनए में एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल से। यू लिखा हुआ आ गया मतलब वो आरएनए है, क्लियर। टी दिख रहा है मतलब वो डीएनए है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट, तीनों एक एक जुड़कर क्या बना देंगे? ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे बेटा जी, तब बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। तो हमने न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड की यूनिट बोल दिया, इकाई कह दिया। अब जब न्यूक्लियोटाइड बात आए तो दोनों टाइप के मिल गए आपको। कहां लिखे थे उनको? हमने यहां लिखा था। ये न्यूक्लियोटाइड है, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, सारे यूरेसिल है मतलब वो, और जब मैं आगे डी लगा दूं तो ऑटोमेटिकली वो डीएनए का बन जाएगा। थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन होता है डीएनए में। न्यूक्लिक एसिड के अलावा बच्चों उसमें एंजाइम भी होंगे। 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें डीएनए से डीएनए खुद भी बनेगा और डीएनए से उसमें आरएनए भी बनेगा। जो बनाएगा उसका पॉलीमरेज लगा दो। डीएनए से डीएनए बनाना तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाना तो आरएनए पॉलीमरेज। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कहां होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन।
उसके बाद भेजेंगे। अब 2 पॉइंट रह गए बच्चों, एक तो क्रोमेटिन रह गया, एक न्यूक्लियोलस रह गया, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।